तो चैप्टर नंबर 11 है, क्या है? चैप्टर 11, नाम है चैप्टर का महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें हम लोगों को पढ़ना है सविनय अवज्ञा आंदोलन और उससे आगे, मतलब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद और जो जो भी आंदोलन हुए उन सभी में महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही सभी राष्ट्रीय आंदोलनों में। तो राष्ट्रवाद के इतिहास में प्रायः एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। मतलब राष्ट्रवाद का मतलब समझ में आता है क्या होता है? क्या होता है राष्ट्रवाद का मतलब? राष्ट्रवाद के मतलब ऐसे हाथ रख के सोचने से नहीं होता है। राष्ट्रवाद के मतलब होता है जिस राष्ट्र में है उस राष्ट्र के प्रति चिंतन, वहाँ के सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, वहाँ के लोगों के सुख समृद्धि के लिए, ये जो चिंतन है, राष्ट्र के प्रति जो लगाव है, उसी को बोला जाएगा राष्ट्रवाद। तो जो राष्ट्रवाद के इतिहास में हम एक व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ करके देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि राष्ट्र का निर्माण किया। उदाहरण के लिए हम इटली के निर्माण के साथ गैरीबाल्डी को, मतलब कि इटली का निर्माण कौन किया? गैरीबाल्डी। अमेरिकी स्वतंत्रता के युद्ध के साथ जॉर्ज वाशिंगटन को, मतलब कि अमेरिका को कौन निर्मित किया एक तरह से? जॉर्ज वाशिंगटन। वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के संघर्ष से हो ची मिन्ह को जोड़कर देखते हैं। मतलब कि ये सभी उन देशों के सबसे महत्वपूर्ण लीडर रहे जिन्हीं को निर्माता के रूप में मान लिया गया। इसी तरह महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का पिता माना गया है। मतलब कि महात्मा गांधी जी जो है वो राष्ट्र निर्माता यानी कि राष्ट्र पिता हैं, उनको पिता के रूप में देखा जाता है। चूंकि गांधी जी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित हैं। मतलब कि स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत लोगों ने, बहुत से नेताओं ने भाग लिया, क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया, लेकिन सबसे सर्वाधिक अगर बात करें तो प्रभावशाली और सम्मानित महात्मा गांधी रहे। अतः उन्हें दिया गया उपयुक्त विशेषण गलत नहीं है। हालांकि वाशिंगटन अथवा हो ची मिन्ह की तरह महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन वृत्त उस समाज ने ही संवारा और नियंत्रित किया जिस समाज में वे रहते थे। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही महान क्यों न हो, वह न केवल इतिहास बनाता है बल्कि स्वयं भी इतिहास द्वारा बनाया जाता है। आ गया? तुम सुनो ना, इस अध्याय में 1915 से 1948 के महत्वपूर्ण काल के दौरान भारत में महात्मा गांधी जी की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग 1915 से लेकर के 1948 तक कि जो भी गतिविधि रहा महात्मा गांधी जी का भारत में, उन सभी गतिविधियों का अध्ययन करना है। यह भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ उनके संपर्कों और उनके द्वारा प्रेरित तथा नेतृत्व किए गए लोकप्रिय संघर्षों की छानबीन करता है। यह अध्याय विद्यार्थी के समक्ष उन अलग अलग प्रकारों के स्रोतों को भी रखता है जिनका इस्तेमाल इतिहासकार एक नेता के जीवन वृत्त तथा वह जिन सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा रहा है के पुनर्निर्माण में करते हैं। और महात्मा गांधी को आज तुच्छ बताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा ना, कुछ लोगों के क्या मतलब ऐसा भ्रम पैदा कर दिया गया है कि लोग उनके प्रति आसक्त हो गए हैं ना, एकदम से विरक्त, आसक्त की जगह विरक्त हो गए हैं। इतना तक बढ़ावा दे दिया गया है कि उनके प्रति लोगों के मन में घृणा भी उत्पन्न हो गया। लेकिन यहाँ देखो, भीड़
यह है मार्च 1930 में नमक यात्रा शुरू करने से पूर्व साबरमती नदी के किनारे अपने आश्रम के लिए निकट समर्थकों से बात करते महात्मा गांधी। ये अपने समर्थक से बात कर रहे हैं महात्मा गांधी। दिख रहा है यहाँ भीड़, लाखों की भीड़ है। और अभी नेताओं की क्या हाल है, गाड़ी से लोगों को बुला बुला के अपने लिए भीड़ करना, पैसा दे के बुलाना पड़ रहा है, तब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई बुलाया नहीं गया था क्या, केवल उनका प्रण था, केवल उद्देश्य था विरोध करने के लिए, तब इतना भीड़ आया। अब हमें देखना है यहाँ कि स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता कि स्वयं की उद्घोषणा कैसे करता है। मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृह भूमि वापस आए, मतलब कि भारत वापस आए। 2 दशक विदेश से रहे, 2 दशक का मतलब हो गया 10 गुना के 20 साल तक वो बाहर रहे, आउट ऑफ इंडिया। और उसके बाद 1915 में वो आए भारत। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। यहाँ वे एक वकील के रूप में गए थे और बाद में वे इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए। मतलब वहां से जब आए वापस तो यहाँ आकर के नेता बन गए। जैसा कि इतिहासकार चंद्रन देवसेनन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। मतलब गांधी जी को महात्मा बनाने का कार्य कौन सा देश किया, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया तथा उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी भी दी कि ऐसा व्यवहार नहीं करना है। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का भारत 1893 में जब वे यहाँ से गए थे तब के समय से अपेक्षाकृत भिन्न था। मतलब कि जब वो गए थे उस समय की तुलना में जब वो आए थे भारत 1915 में, तो यहाँ पे 1893 की भारत और 1915 की भारत, ये दोनों में बहुत अंतर हो चुका था। यद्यपि यह भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो गया था। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थी। मतलब कि अलग अलग शहरों में, कस्बों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी अनेक शाखाएं बन चुकी थी। 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया। इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया। मतलब ये जो आंदोलन चला तो इस आंदोलन में बहुत सारे नेता जो है वो उत्पन्न हुए, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय, जिन्हें लाल बाल पाल कहा जाता है, इन 3 लोगों को, ये तीनों लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। इन तीनों का यह जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता था, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। मतलब कि ये तीनों लोग एक दूसरे से बहुत दूर दूर के थे, लेकिन फिर भी तीनों लोग एक थे। इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, वहीं उदारवादियों का एक समूह था जो एक क्रमिक और लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती था। इन उदारवादियों में गांधी जी की
मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मोहम्मद अली जिन्ना थे। और ध्यान रखोगे कि पाकिस्तान के निर्माणकर्ता मोहम्मद अली जिन्ना ही है। जिसे भारत के पिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता बापू कहा जाता है महात्मा गांधी को, वहीं पाकिस्तान पिता कहा जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। समझ में आया? मोहम्मद अली जिन्ना ही पाकिस्तान के मांग किया था अपने को अलग देश बनाने के लिए, जो गांधी जी की ही तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वे इस भूमि को और इसके लोगों को जान सकें। उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। मतलब कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन कब हुआ था? उद्घाटन समारोह 1916 में। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे, जिनके द्वारा दिए गए दान ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी अपेक्षाकृत अज्ञात थे। मतलब समझ जाओ, 1916 में जब ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उस सम्मेलन में गांधी जी अज्ञात थे। मतलब गांधी जी को कोई जानता। और सोच लो, आने वाले 20-25 साल में 1947 तक आते आते कितने संघर्ष किए, कितने महान हो गए, कितने परिश्रम किए, क्या क्या चीज किए होंगे, जिसके वजह से इतने अमरत्व के रूप में आगे चल पड़े। उन्हें यहाँ भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया था। मतलब दक्षिण अफ्रीका में वो जो आंदोलन किए थे, उस आंदोलन के चलते यहाँ पर इनको आमंत्रित किया गया था। समझ में आया? जब गांधी जी की बोलने की बीमारी आई, बोलने की बारी आई, बीमारी कह रहे हैं, एक तरह से बारी क्या बीमारी बोलने का तो वही से बीमारी था। जब गांधी जी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है, किंतु उन्होंने वहां धनी और सजे संवरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच की विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दे। मतलब ये जो अलंकरण, जो पद मिला है, जब तक आप इसे न त्याग दें तब तक भारत को मुक्ति मिलने वाला नहीं है। वे कहते गए कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। मतलब किसान और अन्य लोगों के द्वारा जो लाभ हो रहा है, जब तक वो सभी लाभ अपने खुद को स्वयं के देश में नहीं रहेगा, तब तक हम दूसरों के ही शरण में जीते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। न तो वकील, न डॉक्टर, न जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब कि मुक्ति किसानों से मिले जुले रहने में ही है, उनके ही माध्यम से हो सकती है। न किसान, न वकील, न प्रशासन, कोई नहीं सुरक्षित रख सकता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था, क्योंकि
यह भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का द्योतक था। मतलब ये राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय बना। लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर में सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों को उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चुना जो भारतीय जनसंख्या के अधिसंख्य हिस्से का निर्माण करने के बावजूद वहां श्रोताओं में अनुपस्थित थे। मतलब किसान उस मीटिंग में आमंत्रित नहीं थे, वहां उपस्थित नहीं थे, मजदूर उपस्थित नहीं थे, मिडिल क्लास के लोग भी उपस्थित नहीं थे, लेकिन उन लोगों की अनुपस्थिति में भी उन लोगों की बातों को गांधी जी ने रखा। एक दृष्टि से फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन था, अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो वक्तव्य उनकी मंशा भी जाहिर करता था। यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीयों का और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गांधी जी की स्वयं की इच्छा की प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा थी। उसी वर्ष के अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला। दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। मतलब कि जो वहाँ किसान के द्वारा किसान के साथ जो कठोर व्यवहार किया गया उस चीज को इन्होंने बताया। इसके बाद दूसरा टॉपिक आएगा असहयोग की शुरुआत और किस तरह से हुआ।